दिल्ली में जो फरवरी के महीने में हिंसा हुई, दंगे हुए, अब उसे 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। पुलिस इंक्वायरी कर रही है, सैकड़ों केस हो गए हैं। आप जानना चाहेंगे ना कि हो क्या रहा है, अब तक कहाँ खड़े हैं हम। मैंने सोचा कि इस अपने केस का बहाना लेके आपको बड़ी तस्वीर बताऊं हो क्या रहा है, क्योंकि जो हो रहा है उसका सिर्फ दिल्ली से मतलब नहीं है। जो हो रहा है उसका देश से मतलब है, हर भारतीय से मतलब है। आप देश में जहां भी हैं आपको इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि हो क्या रहा। तो मैं शुरुआत करूंगा कल जो खबर आई मेरे बारे में, चार्जशीट के अंदर नाम आने के बारे में, उसकी फैक्चुअल रियलिटी क्या है वो बता दूंगा, 5 मिनट की बात। उसके बाद ये चार्जशीट में जिन दूसरे लोगों का नाम है वो क्या रियलिटी है उसके बारे में कुछ बताऊंगा। और फिर पूरी जो दिल्ली के दंगों की जांच हो रही है उस जांच के पीछे खेल क्या है। कुछ सवाल हैं, बिल्कुल तीखे, शार्प, पैने, सीधे सवाल हैं जो मैं दिल्ली पुलिस से पूछूंगा, इस उम्मीद में कि उन सवालों का कुछ जवाब तो मिलेगा। पहले खबर कल खबर आई साहब, आपने देखा होगा, पीटीआई की तरफ से खबर आई कि यादव, येचुरी एंड अदर्स नेम्ड एज को-कॉन्स्पिरेटर्स। को-कॉन्स्पिरेटर मतलब षड्यंत्र करने में भागीदार की तरह उनका नाम आया है। दिल्ली पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की है। चार्जशीट क्या है? फिर मैंने चेक किया वो चार्जशीट क्या है। चार्जशीट में एक पेज पर मेरा नाम है। ये चार्जशीट है, चार्जशीट नंबर 50 नंबर, FIR नंबर 50 है, जो जाफराबाद में एक 17 साल के बच्चे की मृत्यु हुई थी। सीलमपुर जाफराबाद इलाके में दिल्ली दंगों के दौरान एक 16-17 साल के बच्चे को पहले चोट लगी, आखिर उसकी मौत हो गई। उस बच्चे की मौत के बारे में ये पूरी की पूरी चार्जशीट है। चार्जशीट का मतलब क्या होता है? जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेती है तो वो कोर्ट के सामने बताती है कि हमने अपनी तफ्तीश कर ली है और हमारे हिसाब से ये हुआ। उसके बाद मामला कोर्ट में जाता है, फिर कोर्ट चेक करता है कि पुलिस जो आरोप लगा रही है वो सही है कि नहीं है। चार्जशीट, पुलिस आरोप लगाती है, चार्जेस फ्रेम करती है, फला लोगों ने किया है। सो पहली बात तो ये मैंने देखी कि क्या मेरा नाम आरोपियों में है? नहीं है। दिल्ली पुलिस ने भी कल शाम तक क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, मेरा नाम, येचुरी का नाम एक्यूज्ड लोगों में नहीं है, तो चार्जेस हमारे खिलाफ नहीं है उस मर्डर के। तो फिर हमारा नाम कैसे है? हमारा नाम एक गवाह के बयान में है, जिसको बोला जाता है डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। एक गवाह है गुलफिशा के नाम से जो बयान वहां दर्ज हुआ है, उस बयान में हमारा नाम है, मेरा नाम है सीताराम। मैं एग्जैक्टली बयान आपको पढ़ के सुना दूंगा। पर ये डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये अभी कोई विटनेस का बयान नहीं है। ये नहीं है कि किसी ने गीता कुरान के ऊपर हाथ रख के शपथ लेके कहा हो कि मैं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, सच के अलावा कुछ नहीं बोल रही हूँ, जैसा फिल्मों में देखते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये पुलिस कह रही है कि हमारे साथ बातचीत में गुलफिशा ने हमें ये बताया। ये पुलिस का बयान है, गुलफिशा का नहीं है। पुलिस कहती है कि उसका बयान। और अगर आपने कभी भी क्राइम रिपोर्टिंग की हो या किसी दोस्त से, पुलिस वाले से, किसी से भी आप पूछ लीजिए क्या होता है, पुलिस बैठ के बनाती है इसको बयान, क्योंकि इस बयान पे हस्ताक्षर भी नहीं होंगे। जो जिसके नाम से, मान लीजिए आपके नाम से बयान हो, आपका साइन भी नहीं लेंगे, आपसे पूछेंगे भी नहीं कि भाई से बयान ठीक है, गलत है। और बाकी 2 के केसेस में तो नीचे पुलिस को लिखना पड़ा है रिफ्यूज टू साइन, यानी कि हम जिसे उनका बयान बता रहे हैं उस पर उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। अब आप समझ लीजिए क्या खेल है। आमतौर पे कहा जाता है पुलिस फंसाने के लिए बयान बनाती है। तो पुलिस ने कल बयान बनाया, ये जो चार्जशीट में आता है। पुलिस ने एक गवाह के मुंह में ये बात डाली है। अभी उस गवाह ने मजिस्ट्रेट के सामने जाके नहीं बोला है, उसने अभी अपनी गवाही नहीं दी है। हम नहीं जानते उसके मन में क्या है, उसने क्या कहना है। उसके मुंह में जो बात डाली गई है वो ये है, अंग्रेजी में है बयान। वो वहां के बारे में कह रही हैं, जाफराबाद सीलमपुर में क्या हो रहा था। तो speeches were made at picket sites by presenting Devangana and Natasha as JNU scholars and telling me the local educated so that the less educated people could be tricked and our talk could have more effect, which was misconstrued CAA. People started explaining to them that they felt that this law was anti-Muslim. अंग्रेजी खराब है, आप चिंता मत कीजिए। बेसिकली वो ये कह रहे हैं, गुलफिशा कह रही हैं कि नताशा वगैरह ने आके मेरा दिमाग खराब कर दिया और ऐसी बातें हमारे दिमाग में भरनी शुरू की। गुलफिशा वास्तव में कह रही है नहीं, हम जानते नहीं, वो तो जब कोर्ट में मामला आएगा तब वो अपना मुंह खोलेगी, तब पता लगेगा। पुलिस उनके मुंह में बातें डाल रही है। और उसके बाद कहती है द क्राउड हैज स्टार्टेड ग्रोइंग एंड अकॉर्डिंग टू द प्लान
big leaders and lawyers started coming in to provoke and mobilize this crowd, including Umar Khalid, Chandrasekhar Ravan, Yogendra Yadav, Sitaram Yechuri, and lawyer Mahmood Pracha, Chaudhry Mateen, etc. तो चूंकि मोर्चे में भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी, इसलिए वहां पे बड़े नेताओं और वकीलों ने आके लोगों को भड़काना शुरू किया। और ये भड़काने वाले लोग ये है, मैंने नाम आपको पढ़ के सुना दिया। ये बयान पुलिस ने गुलफिशा के नाम से लगाया है। अब मजे की बात ये कि भाई अगर पुलिस को जानना है कि मैंने जाफराबाद सीलमपुर में क्या बोला, पुलिस को गुलफिशा से पूछने की क्या जरूरत है भाई? वो तो वीडियो पे है। पुलिस ने वैसे भी अपना वीडियो बनाया होगा, पुलिस ने वीडियो नहीं बनाया होगा तो मैंने वीडियो बनाया है। और आज नहीं दुरा दे रहा, मैं पहले दिन से फेसबुक पे लगा हुआ है। आप जाके मेरी फेसबुक पे देख लीजिए, इसमें क्या खुफिया बात है। एक स्टेटमेंट आप मेरे वीडियो से निकाल दीजिए ना, कह दीजिए कि भाई ये भड़का रहे हैं लोगों को हिंसा के लिए। इस चीज का सारी जांच किसकी चल रही है? जांच चल रही है दंगे और हिंसा की। आप एक स्टेटमेंट निकाल दीजिए ना मेरा कि भाई यहां पे ये हिंसा भड़का रहे हैं लोगों को। सच्चाई क्या है? आप में से जो लोगों ने पहले मेरी बातों को फॉलो किया होगा, पूरे एंटी-सीए प्रोटेस्ट में एक बात मैं हमेशा कहता था, हर लेक्चर में कहता था, आप जो मर्जी लेक्चर खोल के देख लीजिए, कि इस संघर्ष में हमारे एक हाथ में तिरंगा, दूसरे में संविधान, मन में अहिंसा, जनगण मन का गान। ये कहता था ना, हर लेक्चर में मैं कहता था। और उसे कह रहे हैं भड़काने वाला लेक्चर, हिंसा भड़काने वाला। अपूर्वानंद, प्रोफेसर अपूर्वानंद का नाम है, आपने कभी सुना है उन्हें? उससे ज्यादा संयमित और संतुलित व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं बोलने, सिर्फ स्टेज पे नहीं, सामान्य बोलने में नहीं। भाई धीरज रखो, ऐसे मत करो, कोई गड़बड़ नहीं करो। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने मेरी आंख के सामने लोगों को कहा, नहीं आप सड़क से खाली कीजिए। वहां पे जाके खजूर खास में तो उन्होंने लोगों को सड़क से हटवाया कि नहीं, ऐसा हमें कुछ नहीं करना। उस व्यक्ति का नाम इसके अंदर है, सीताराम येचुरी। बहुत संतुलित बात रखने वाले व्यक्ति है। मेरा विचारधारा उनसे मिलती हो ना मिलती हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब संतुलित बात करने वाले लोग हैं। और अगर आपको पता करना है कि सीताराम येचुरी ने क्या बोला, वीडियो देख लीजिए ना, वीडियो जनता के सामने रख दीजिए, देखो ये बात कह रहे थे, भड़का रहे थे, क्यों नहीं कहते। और जाफराबाद सीलमपुर का तो एक विशेष मामला है। जाफराबाद सीलमपुर ये वही इलाका है जहां पे महिलाएं सड़क पे आ गई थी, जहां फिर आके कपिल मिश्रा ने उनको सामने धमकाया था, फिर उसके बाद जहां से शुरुआत हुई थी। 24 फरवरी को जब वहां दंगा शुरू नहीं हुआ था, हालात बहुत टेंस थे, तो वहां मैं, प्रोफेसर अपूर्वानंद और कई साथी, हम सब लोग 8-10 लोग वहां पे गए। वहां हमने महिलाओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, आप हट जाइए यहाँ से, हमारे लिए अच्छा नहीं। आपकी बात सही है, आपका मुद्दा सही है, लेकिन ये तरीका सही नहीं है सड़क रोकने वाला, आप कृपया छोड़ दीजिए। उन्होंने बात नहीं मानी। जब बात नहीं मानी तो प्रोफेसर अपूर्वानंद और मैंने माइक लेके वहां भाषण दिया, कहा कि आपके दोस्त के नाते हम कह रहे हैं, कृपया सड़क पे मत बैठिए, कोई छोटे से छोटा मौका भी मत दीजिए किसी को इस आंदोलन को बदनाम करने का। अरे मैं आज नहीं कह रहा, ये स्पीच भी फेसबुक पे, आप जाके देख लीजिए। 24 फरवरी को मेरे फेसबुक पे मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप देख लेना, सुन लेना स्पीच को क्या है। उसको पुलिस इसमें डाल रही है। खेल क्या है? किसी तरह से नाम डाल दो। अब जब कल इसके बारे में हंगामा हुआ तो पुलिस कहती है कि नहीं नहीं, ये तो अभी सिर्फ नाम है, देखिए किसी गवाह ने बोला था, हम क्या करें, गवाह ने बोला था तो हमने उसको रख दिया। गवाह ने बोला था, आपने गवाह की बात रिकॉर्ड की थी। इसमें एक मजे की बात और है, वो ये कि जो बाकी 2 गवाह हैं, बाकी 2 एक्यूज्ड हैं, नताशा और कलिता, इन दोनों का भी पुलिस ने इसी तरह से बयान रिकॉर्ड किया। और जब हमने कंपेयर किया तो पता लगा दोनों का बयान एग्जैक्टली एक जैसा है, और तो और दोनों के बयान में स्पेलिंग मिस्टेक भी एक जैसे हैं। अब आप बताइए, इन दोनों ने बयान दिया था और ऐसा संयोग हुआ कि दोनों ने पुलिस को बोलते हुए एग्जैक्टली वही शब्द उसी तरह से इस्तेमाल किए, वही स्पेलिंग मिस्टेक किया, या कि पुलिस बैठी हुई बना रही।
फोर्जरी है, फैब्रिकेशन है, बैठ के बनाए जाते हैं बयान, तो उन्होंने थोड़ी दिए हैं। इसी तरह से सब हुआ। यही किस्सा पहले भी था। इससे पहले भी 1 महीना पहले भी एक और केस के अंदर मेरा नाम आ चुका था। वो था केस नंबर 50, नहीं शायद ये केस नंबर FIR 50 है, वो FIR नंबर 60 था, जिसमें कोई नईमुल हसन साहब हैं, उन्होंने अपना बयान दिया, उनके नाम पे बयान दिया गया है, जहां पे कहा गया है कि वहां बाहर से लोगों को बुलाते थे, जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप, एडवोकेट DS बिंद्रा, योगेंद्र यादव तथा JNU जामिया और DU के बहुत से स्टूडेंट आते थे, जो सरकार व NRC के खिलाफ बोला करते थे कि मुसलमानों तुम घबराओ। ये दूसरा स्टेटमेंट, ये दूसरा चार्जशीट में नाम दिया गया। भाई मैं क्या बोला करता था, ये बात तो आप देख लो ना। सो आप कहेंगे मेरे रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पार्टी के लोगों को, साथियों को, सबको लगाने, नहीं कोई खास बात नहीं है, ये तो कुछ है नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं, ये नहीं। दरअसल ये अभी शुरुआत है। ये तो अभी, जैसे मैंने कहा, ये तो अभी छोटा सा चुटकुला है। असली कॉमेडी शो तो अभी शुरू होने वाला है। इस देश में अभी कंगना रनौत की बात करके और सुशांत राजपूत की बात सुन सुन के लोग थक गए। अब एक नया एंटरटेनमेंट चाहिए, अब कोई नया सीरियल चाहिए, और आप देखना अभी 2-5 दिन के अंदर नया सीरियल शुरू होगा। इन 2 केसों के अलावा, जिन 2 केसों में नाम आया है और दोनों के अंदर, जैसे मैंने कहा, इसी तरह के स्टेटमेंट में दिया गया है। और आपको ये बता दूं, ये जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होते हैं, इसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं है। इसको कोर्ट के अंदर पेश भी नहीं किया जा सकता, कोर्ट देखता भी नहीं है इसको, क्योंकि वो कहते हैं तो आपने पुलिस के अंदर बैठ के खुद बनाया, इसको हम देखें भी कैसे। लेकिन एक तीसरा केस है जिसके अंदर और तशवीश जारी है, जांच हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो क्या केस है? वो है ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी का केस, कि दिल्ली दंगों के पीछे एक गहरा षड्यंत्र था, और दिल्ली पुलिस का एक विशेष सेल उस गहरे षड्यंत्र की छानबीन कर रहा है। सुनते हैं उसकी चार्जशीट भी आने वाली है, और मुझे लगता है कि असली खेल वहां से शुरू होगा, क्योंकि इनमें तो नाम डालना मुश्किल है कि भाई दंगे में क्या रोल था, हिंसा में क्या रोल था, जब किया नहीं तो रोल कैसे होगा। तो अब आप देखना, अगले कुछ दिनों में आपको बड़ी गहरे षड्यंत्र की खबरें आएंगी। टीवी चैनल, आप जानते हैं किस किस चैनल पे क्या क्या खबरें चलेंगी। गहरा षड्यंत्र हुआ, कहीं पे व्हाट्सएप के मैसेज आपको दिखाए जाएंगे और उसके मेंबर्स के नाम दिखाए जाएंगे, तरह तरह की चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, और इससे कोर्ट में जाने से पहले मामले को सेटल कर दिया जाएगा, जैसा रिया चक्रवर्ती के साथ हो रहा है। ये खेल होने वाला है, मैं पहले से आपको अलर्ट कर दूं, ये खेल शुरू होने वाला है। अभी तक छोटा चुटकुला हुआ है, मगर पूरा कॉमेडी शो अभी शुरू होने वाला है। ये जो मामला है जिसके अंदर कल चार्जशीट जो आई है, उस मामले में हुआ क्या? जैसे मैंने आपको बताया, 17 साल के एक लड़के का, मुस्लिम लड़का था संयोग से, उस लड़के की मौत हुई, चार्जशीट दाखिल हुई है। अब आप सोचेंगे चार्जशीट इस बारे में दाखिल हुई होगी कि बच्चे को किसने मारा। भाई कोई व्यक्ति मरा तो पहला सवाल तो ये पूछेंगे ना, कैसे मरा, पत्थर लगा, क्या लगा, गोली लगी, कैसे लगी, किसने मारी, कहाँ हुआ, क्या स्थिति हुई। इसमें चार्जशीट को दिलचस्पी नहीं है। चार्जशीट को दिलचस्पी ये है कि जिस प्रोटेस्ट और धरने की वजह से माहौल बना, वो माहौल बनाने में कौन लोग शामिल थी। नताशा और कंगना और गुलफिशा, इन पे आरोप नहीं है कि उन्होंने इस लड़के को हाथ भी लगाया, ये आरोप ही नहीं है। हो कैसे सकता था, कोई मतलब नहीं था। तो एक हत्या हुई और पुलिस को इसमें दिलचस्पी नहीं है कि किसने गोली मारी, किसने पत्थर मारा, किसने उसकी जान ली। मतलब इससे है कि आपके समर्थन में कौन खड़ा था, जिसके भड़कावे में आके आप बाहर आए, इसके बारे में चार्जशीट हो रही। आप सोचिए हो क्या रहा है। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इसके बारे में आज एक बहुत अच्छा बयान दिया है, आप वो पढ़ लीजिएगा, उसको हम फेसबुक पे भी लगा देंगे, बयान क्या है। यही बात बाकी सब केसेस में हो रही है। मैंने प्रोफेसर अपूर्वानंद का जिक्र किया, सीताराम येचुरी का जिक्र किया, इसमें उमर खालिद का भी जिक्र किया गया है। उमर खालिद को पहले मैं नहीं जानता था, वो जेएनयू वाला मामला हुआ तब मैंने अखबारों में उनके बारे में पढ़ा, तब भी मैं जानता नहीं था। कोई 1.5 साल पहले उनसे मुलाकात हुई और बात हुई। मेरे मन में भी पहले अखबार वाली छवि थी कि भाई अखबारों ने क्या छवि बना रखी है। फिर मैं मिला, कई पब्लिक मीटिंग भी हमने एड्रेस की,
और कई घंटों प्राइवेट बात करने का भी मौका मिला। मुझे लगा इतने समझदार और संजीदा लोग आज भी इस देश में हैं। मुझे वाकई खुशी हुई, गर्व हुआ कि हमारे देश में आज भी ऐसे नौजवान हैं जो इतना संजीदा तरीके से इस देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। जिस आदमी को पता नहीं क्या क्या लांछन लगा के चलते हैं, वो तो ऐसा आदर्श है। मैं चाहूंगा कि ऐसे युवा इस देश में हर जाति में पैदा हों, हर धर्म में पैदा हों, हर परिवार में ऐसे लोग पैदा हों। उसके बारे में, उसका नाम भी इसमें घसीटा जा रहा है, उसको भी बार बार किया जा रहा है। और हर्षमंदर का नाम इसमें तो नहीं है, दूसरी चीजों में घसीटा जा रहा है। अब हर्षमंदर भाई के बारे में, जैसा आप कोई भी व्यक्ति उनको मिला है जानता है, वो 5 मिनट भी बात करते हैं तो उसमें गांधी, अहिंसा और मोहब्बत, इसकी बात करते हैं। ऐसे व्यक्ति को किया जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? जो हो रहा है इसके बारे में मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरी उम्मीद है ये सवाल आप भी पूछेंगे। उम्मीद है ये सवाल टेलीविजन चैनल भी पूछेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में टेलीविजन चैनल पे खूब चलने वाला है मामला। जब आए तो ये सब सवाल पूछने चाहिए। पहला और सबसे बुनियादी सवाल ये है कि भाई, आप किसी कॉन्स्पिरेसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, या कि ये जो इन्वेस्टिगेशन आप कर रहे हो खुद ये कॉन्स्पिरेसी है? क्यों कह रहा हूं मैं इसलिए कह रहा हूं कि 25 फरवरी को, यानी कि जिस दिन दिल्ली में दंगे पीक पे थे, खत्म हुए, उस वक्त होम मिनिस्टर अमित शाह जी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से मिले और उन्होंने कहा कि ये स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त दंगे थे। उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि ये तो यूपी के लोगों को बुला के दंगे करवाए गए थे। लेकिन 11 मार्च को पलट गए। 11 मार्च को लोकसभा में अमित शाह जी ने बोला ये सुनियोजित दंगे थे, कॉन्स्पिरेसी थी, और उसके पीछे कौन संगठन थे? यूनाइटेड अगेंस्ट हेट, और एक दो संगठनों का नाम भी ले दिया। तो अब आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन उसके बाद शुरू होता है। तो देश के होम मिनिस्टर, जो कि दिल्ली पुलिस के भी इंचार्ज हैं, उसने इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से पहले कंक्लूजन बता दिए। अब दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। क्या दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके कहेगी नहीं, होम मिनिस्टर ने झूठ बोला था पार्लियामेंट के सामने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है? जो हो रहा है वो ये कि कंक्लूजन पहले दे दिया गया, आंसर पहले दे दिया गया, अब क्वेश्चन बनाया जा रहा है जिसके लिए वो आंसर ठीक होगा। क्या ये इन्वेस्टिगेशन है? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आप, दिल्ली पुलिस क्रोनोलॉजी बताती है, ऐसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। तो क्रोनोलॉजी के अंदर एक चीज दिल्ली पुलिस मिस कर जाती है कि इस देश के मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य अनुराग ठाकुर जी एक पब्लिक रैली में 27 जनवरी को स्टेटमेंट देते हैं, नारे लगवाते हैं। क्या था नारे? वो बोलते हैं, देश के गद्दारों को, वहां से जवाब आता है, गोली मारो साहब। ये सब हुआ ना, और सब टीवी के ऊपर है, कोई छुपी हुई चीज नहीं है। और जब ऐसे नारे लगाते हैं, मुझे पता होता है, जब मैं कहता हूं इंकलाब, मुझे पता होता है सामने से मुर्दाबाद नहीं आने वाला, जिंदाबाद आने वाला है ना। तो देश के केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य वहां पे नारा लगवाते हैं, गोली मारो का, और उसके 2 दिन बाद गोली चलती है। लेकिन ये दिल्ली पुलिस की क्रोनोलॉजी से बाहर है। क्यों साहब, क्या हुआ? ये बात तो सारी दुनिया को पता थी, आपको दिख नहीं रही क्या? तीसरा सवाल कपिल मिश्रा जी के बारे में। कपिल मिश्रा जी ने 23 फरवरी को वहां जाफराबाद में आके दिल्ली पुलिस के डीसीपी के साथ खड़ा होकर बयान दिया, उसका वीडियो बनाया, अपना वीडियो खुद अपलोड किया। दुनिया भर में दिखाया जा रहा है कि भड़काऊ वीडियो ये होते हैं। यहां तक कि फेसबुक तक को इसके ऊपर टिप्पणी करनी पड़ी और कहा कि नहीं, ऐसी भड़काऊ चीजों को हम हटाते हैं। सारी दुनिया को वीडियो दिख गया, दिल्ली पुलिस को लगता है अभी तक नहीं दिखा। जस्टिस मुरलीधरन ने हाई कोर्ट में वो वीडियो दिखा के बोला, पुलिस से बोला आपने वीडियो नहीं देखा इनका? उन्होंने कहा नहीं जी हम जांच करेंगे। उन्होंने कहा मैं अभी दिखा देता हूं आपको। हाई कोर्ट के अंदर चला के उन्होंने दिखा दिया। वो वीडियो आज तक दिल्ली पुलिस को कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा है। और ये कपिल मिश्रा जी की एकमात्र हरकत नहीं थी। दिसंबर से फरवरी तक वो 4 ऐसी हरकत कर चुके थे, सब रिकॉर्ड पे। आपको
अपूर्वानंद का सॉफ्ट से सॉफ्ट बोलना सुन जाता है, और कपिल मिश्रा जो खुल के इस तरह की दबंगई कर रहे हैं, वो दिल्ली पुलिस को नहीं दिखती है। अरेस्ट छोड़ दीजिए, एफआईआर छोड़ दीजिए, नाम नहीं है उनका, उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, एक सवाल नहीं पूछा गया है उनसे। तीसरा सवाल कि दंगों में बीजेपी से जुड़े हुए कई लोगों का नाम कई वीडियो के अंदर आया। हमने देखा कि एक महिला थी, रागिनी तिवारी जी, उनका पार्टी एफिलिएशन स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल खुल के दंगों के दौरान कह रही हैं या तो मर जाओ नहीं तो मार दो इनको, बिल्कुल खुल्लम खुल्ला हिंदू मुस्लिम दंगे में करवा रही हैं। वीडियो है, एफआईआर हुआ, अरेस्ट हुआ, कुछ हुआ उनके खिलाफ? आप बताइए। बीजेपी के तमाम नेताओं का नाम आया है, सत्यपाल सिंह, जगदीश प्रधान, नंदकिशोर गुर्जर, मोहन सिंह बिष्ट, इनके बारे में आरोप लगे हैं। आरोप की जांच तो होनी चाहिए। मैं नहीं जानता आरोप सच है बुरा है, मगर दिल्ली पुलिस जब हर व्यक्ति को, हर स्टूडेंट को पता नहीं कहां कहां से ढूंढ रही है, तो भाई ये चार लोग तो आपकी आंख के सामने हैं, इनकी जांच क्यों नहीं, ये बताइए। पांचवा सवाल, एक वीडियो आपने देखा होगा, बहुत दुखद वीडियो है, जिसमें कुछ बच्चे जमीन पे पड़े हुए हैं और पुलिस वाले डंडे मार मार के कह रहे हैं गाओ जनगणना, लो तुम्हें आजादी देंगे। उसमें से एक लड़का है फैजान, जिसकी डेथ हो जाती है। पुलिस मार रही है, लड़के की डेथ हो जाती है। पुलिस के वीडियो पे है, बाहर के वीडियो पे है, सब कुछ है। क्या पुलिस ने अपने बारे में, अपने लोगों की शिनाख्त की? क्या दिल्ली पुलिस को यह नहीं पता कि वो उनके अपने लोग कौन हैं? जब इतनी बार अखबारों ने सवाल पूछा तो परसों दिल्ली पुलिस का बयान आया है, हाँ हम ढूंढने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं और अब हमारे को एक सुराग मिल गया है, जो कि सुराग से ये पता लगता है कि किसने अश्रु गैस के गोले अपने लिए करवाए थे, फिर वहां रजिस्टर से हम चेक कर रहे हैं। जिसका मतलब है कि दिल्ली पुलिस में कोई सच नहीं बोलता। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सिर्फ ऑर्डर नहीं दे सकते थे कि बताइए मुझे कौन व्यक्ति है, नहीं बताएंगे तो जिस जिसको पता था सब बर्खास्त हो जाएंगे। 24 घंटे में जवाब आपको आ जाता। दिल्ली पुलिस अपने व्यक्ति को नहीं ढूंढ पा रही है, 6 महीना हो गया है। क्या हो रहा है? छठा सवाल, एक कस्टोडियल टॉर्चर का मामला था, जो मैंने पिछली बार बोला था, एक बार बहुत विस्तार से बोला था, खालिद सैफी करके। यहां खजूरी का केस है, जहां पे वीडियो है, वीडियो दिखा रहा है खालिद सैफी एक लंबी सड़क पे बिल्कुल खाली हाथ जा रहे हैं। पुलिस दूसरे छोर पे खड़ी है, प्रोटेस्टर्स एक छोर पे खड़े हैं, सड़क पूरी खाली है, वहां जा रहे हैं। जाते ही पुलिस उनको पकड़ती है, एक व्यक्ति एक तरफ से एक कॉलर पकड़ता है, दूसरा बांह पकड़ता है और उनको लेके जा रहे हैं। ठीक है। उसके 6 घंटे बाद पता लगता है कि खालिद सैफी के टांग टूट गए, हाथ टूट गया, बुरी तरह से टॉर्चर, और वो मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो गए। क्या हुआ? दिल्ली पुलिस कहती है कि कुछ धक्कम धक्के में लोगों ने उन पे हमला कर दिया। ये सब पुलिस के बयान है कि भीड़, मतलब स्टैम्पीड हो गई, उसके अंदर वो हो गया। अरे कहां की स्टैम्पीड हो गई भाई? वीडियो है जो दिखाता है कि आप उसको ले जा रहे हो थाने के अंदर। थाने के अंदर कहां से स्टैम्पीड हो गई? मैं खालिद सैफी को मिला, मैंने जाके बात की, उन्होंने बताया पुलिस स्टेशन में लेके गए, 1.5 घंटा बैठाए रखा। उसके बाद ऊपर फर्स्ट फ्लोर के गए और 10 पुलिस वालों ने उन पे एक निहत्थे आदमी को कमरे में बंद करके जिस तरह से मारा, तलवों में उनका पांव ऊपर करके तलवे पे डंडे से इतना मारा कि उनके टांग के हड्डी, ऊपर तलवे के इस तरफ जो है हड्डी फ्रैक्चर हो गई। और जो जो किया मैं आपको कैमरे पे बता नहीं सकता। सुन के मेरा शर्म से सर झुक गया, सुन के कि उनके साथ क्या किया गया, किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। आज तक आपने उसके बारे में एक भी जांच की? दिल्ली पुलिस के वहां पे थाने के अंदर आप टॉर्चर करते हैं, उसकी जांच नहीं करते। बाकी सब जांच करने का आपके पास समय 6 महीना हो गया। 7वां सवाल, इतने वीडियो आए हैं जिसमें पुलिस के लोग पत्थर चला रहे हैं,
सीसीटीवी कैमरा तोड़ के एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इस सब के बारे में कोई भी किसी भी तरह की इंक्वायरी ऑर्डर क्यों नहीं हुई है अब तक? 8वां सवाल कि तमाम लोगों को, जैसे खालिद सेठी का मैंने नाम लिया, नताशा है, इन सब लोगों को पहले साधारण चार्जेस में किया गया कि आपने दंगा किया, ये किया, वो किया। बाद में इन सब पे यूएपीए लगा दिया गया। यूएपीए मतलब अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, जो कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक्ट बना था, इन पे वो लगा दिया गया सब पे। क्यों? क्योंकि दूसरे सब एक्ट में तो पता था एविडेंस है नहीं, एविडेंस है नहीं, जमानत मिल जाएगी, सबको मिल गई है, नताशा को जमानत, कलिता को जमानत मिल गई, खालिद सेठी को जमानत मिल गई है। लेकिन यूएपीए लगा दो, यूएपीए लगा दो तो अब जमानत कहां से मिलेगी? क्योंकि यूएपीए में, और ये कांग्रेस के जमाने का एक्ट है, सिर्फ बीजेपी के जमाने का नहीं है, कांग्रेसियों ने बनाया था। एक्ट ऐसा है कि आपको बेल लेने से पहले साबित करना पड़ता है कि केस निहायत झूठा है, नहीं तो आपको बेल भी नहीं मिलती यूएपीए के अंदर। वो यूएपीए इस पे क्यों लगाया गया? क्या दिल्ली पुलिस बता सकती है इसको? क्या सिर्फ एक नियत नहीं है इसके पीछे कि किसी भी तरह से केस साबित हो या ना साबित हो, इनको अंदर रखो? वही खेल जो कि अखिल गोगोई के साथ आसाम में खेला जा रहा है। एक जिले में जाते हैं, केस खारिज हो जाता है, जमानत हो जाती है, तो दूसरे जिले में अंदर, दूसरे जिले में गए, जमानत मिल गई तीसरे में, और आखिर में यूएपीए लगा दिया कि चलो अब अंदर रहो, अब तुम बाहर आ ही नहीं सकते। एनएस से यूएपीए उन पे लगाया गया। 9वां सवाल कि दिल्ली पुलिस इस तरह के जो कन्फेशंस हैं, ये बेसिकली कन्फेशन है, दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से जो स्टेटमेंट बना रही है, इन सब चीजों को लीक क्यों किया जा रहा है? एक हफ्ता पहले उमर खालिद ने इसके बारे में बयान दिया कि उनके एक दोस्त के साथ क्या किया गया। वो गए, उनको पुलिस ने बयान थमाया और कहा कि अब इसको चुपचाप से पढ़ो। उसने पढ़ लिया, कहा कि ये बयान दो, डराया धमकाया, कहा कि ये बयान दो। कैसे दो? टीवी के कैमरा लगाएंगे, कैमरा के सामने दो। उसने पढ़ना शुरू किया, ना ना ना, पढ़ के नहीं, याद कर लो और अब इसको कैमरा पे बोलो जैसे कि तुम स्पॉन्टेनियसली बोल रहे हो, कैमरा की तरफ देख के बोलो, ऐसा लगना चाहिए तुम नॉर्मली बोल रहे हो, हमारी प्रेजेंस में नहीं बोल रहे हो। क्या ये पुलिस का काम है? आपका काम सच ढूंढना है, किसी बने बनाई चीज को मैन्युफैक्चर करना और किसी को फंसाना आपका काम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? और आखिरी सवाल, दिल्ली पुलिस एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बड़ा इंटरेस्टेड चल रही है। कह रही है कि साहब एक व्हाट्सएप ग्रुप था, अभी नाम वाम आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कि बड़ी इसमें आपको अभी कॉमेडी शो पूरा देखना बाकी है। जैसा आप कंगना रनौत वाले या सुशांत वाले केस में चल रहा था ना, व्हाट्सएप पे मैसेज मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, वैसा वाला खेल अब यहां भी चलने वाला है। तो दिल्ली पुलिस कहती है एक व्हाट्सएप ग्रुप था, जिस व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर दिल्ली में दंगे का षड्यंत्र रचा जा रहा था। भाई आपने कभी सुना है कि 40-50 लोगों का ग्रुप, जिसमें कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कुछ नाम ऐड हो रहे हैं, कुछ नाम हट रहे हैं, और महीनों तक, 3-3 महीनों तक वो ग्रुप चल रहा है। ऐसे किसी ग्रुप में षड्यंत्र होते हैं? आपने सुना? षड्यंत्र होता है 5 लोगों का, 7 लोगों का, बंद ग्रुप का षड्यंत्र होता है। इस तरह का मजाक क्यों किया जा रहा है? ये मेरे 10 सवाल है दिल्ली पुलिस के लिए। उम्मीद है दिल्ली पुलिस से उत्तर मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है। पुलिस और पार्टी में अंतर है। बीजेपी चुनाव जीती है, सरकार चलाए, लेकिन पुलिस का काम है किसी भी हिंसा के मामले में सच बोलना। क्या वो सच दिल्ली पुलिस बोल रही है? दिल्ली पुलिस के दामन पे, उसकी वर्दी पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ा दाग है। आपको याद है ना 1984, भूले नहीं होंगे दिल्ली के लोग। दिल्ली शहर में दंगा हो रहा था, पुलिस देख रही थी, दंगे में हिस्सा ले रही थी, और उसके बाद उस पर लीपापोती करवाई। सब क्यों? क्योंकि उस समय की रूलिंग पार्टी चाहती थी कि दंगा हो गया, कोई बात नहीं, और उसके बाद उसके ऊपर लीपापोती, हमारे लोगों का नाम ना आ जाएगा। ये खेल हुआ था, हम सबको याद है 84 में क्या हुआ था। ठीक वैसा ही, उससे भी खतरनाक खेल अब हो रहा है। दंगा हुआ, उस दंगा होते वक्त रोकने की कोई कोशिश नहीं, और उसके बाद
पुलिस उसके अंदर हिस्सा लेती हुई पाई गई और अब उससे एक कदम आगे बढ़ के पलट के अब उनके ऊपर केसेस जो कि विक्टिम, पलट के केस उस आंदोलन पे, एंटी सीएए आंदोलन पे, जिसने इस देश की संविधान की रक्षा के लिए आंदोलन किया। दिल्ली पुलिस क्या चाहती है, और खेल सारा यही है, इस सारे खेल का उद्देश्य यह है, एंटी सीएए प्रोटेस्ट इज इक्वल टू दिल्ली राइट। ये लोग जो दिल्ली के चुनाव के वक्त खून के खेल खेल रहे थे, वोट के लिए हिंदू मुसलमान में दंगा करवाने, हिंसा करवाने, घृणा फैलाने का कोशिश कर रहे थे खुल के सड़कों पे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये लोग जो गोली चलवाने के नारे डलवा रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो मरो और मारो की बात कर रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो गांधी का नाम लेते थे, जो संविधान की शपथ लेते थे, जो बाबा साहब अंबेडकर की बात करते थे, वो लोग दोषी। मतलब क्या कि एंटी सीए प्रोटेस्ट को अपने आप में आप अपराध घोषित कर दो, किसी की हिम्मत ना हो दोबारा खड़ा हो। प्रशांत भूषण के साथ क्या हुआ? कोशिश तो यही थी ना कि एक प्रशांत भूषण का मुंह बंद कर दो और ऐसा बंद करो कि 100 लोगों का अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। अरे प्रशांत भूषण नहीं बोल रहा, तुम्हारी क्या औकात है? वो तो खेल उल्टा पड़ गया। खैर उसका बता दूं, कल सुबह प्रशांत भूषण जाके सुप्रीम कोर्ट में वो 1 रुपया जमा करेंगे और बयान देंगे, और उसके बाद पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है जहां लोग खुद जुड़ के कह रहे हैं कि 1 रुपया मैं भी जुर्माना देना चाहता हूं, सच में मैं भी शामिल होना चाहता हूं। तो वो खेल तो उल्टा पड़ गया। अब ये दूसरा खेल है जिसमें ये कि अच्छा, आपने सरकार के कानून का विरोध करने की हिमाकत की, आपको सजा मिलेगी। लोग पलट के पूछते हैं, साहब पार्लियामेंट का पास किया हुआ एक्ट था, आपने विरोध क्यों किया? क्यों भाई, मुझे संविधान के तहत अधिकार है। किसी को आप भारत के संविधान की इमारत न्यूनतम पढ़वा के देख लीजिए, क्या है सीए एक्ट उसको पास करता? आज तक सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार क्यों नहीं किया है? तो कानून आप रातों रात पास कर दो, सुप्रीम कोर्ट विचार ना करे उस पर, और आप मुझसे पूछो कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं? खड़े होके संविधान की शपथ लेके, तिरंगा को लेके, मन में अहिंसा, जनगण मन का गान, अगर इसके बाद हम विरोध नहीं कर सकते तो फिर ये लोकतंत्र नहीं है। और ये जो सारा खेल खेला जा रहा है, इस खेल की ट्रेजेडी सिर्फ ये नहीं है कि एक नताशा को, कंगना को, गुलफिशा को, उमर खालिद को फंसाया जा रहा है। असली ट्रेजेडी ये है कि इस देश के सब लोगों को संदेश दिया जा रहा है कि अगर तुम संविधान की दुहाई दे के अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोटेस्ट करोगे तो जेल में जाओगे। हाँ, सड़क पे खड़े होके गुंडाई करोगे, गोली का नाम लोगे तो कोई बात नहीं, बस अगर बीजेपी आपके साथ है चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। ये देश में लोकतंत्र के दरवाजे बंद कर देगा। और इस देश में रूल ऑफ लॉ, ये विश्वास कि देश कानून से चलता है, कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कानून उससे भी बड़ा है। होम मिनिस्टर से बड़ी है आईपीसी, और अगर होम मिनिस्टर इस देश का कोई गैर कानूनी काम करता है तो उसे भी अंदर जाना पड़ेगा। कानून ऊंचा है, ये विश्वास खत्म होता है इन चीजों से, और इससे खत्म होता है इस देश में जो राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया, बहुत नाजुक सी प्रक्रिया, बड़ी मुश्किल से ये देश बना था। दुनिया के तमाम लोगों ने कहा था ये सब, ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में खत्म हो जाएगा देश, इतनी भाषाएं हैं, इतनी जातियां हैं, खत्म हो जाएगा ये देश। उन सबको मुंह बंद करके ये देश बना है, बहुत नाजुक तार जोड़ जोड़ के देश बना है। और अगर देश के करोड़ों लोगों को ये मैसेज जाता है कि बोलने की तुम्हें आजादी नहीं है, इस देश में कुछ बोल नहीं सकते, सेकंड रेट सिटीजन बन के रहना है तो चुपचाप से रहो, नहीं तो मत रहो, इससे देश का फायदा नहीं, ये देश का नुकसान करने का। इसलिए सारी बात को समेटते हुए मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपके मन में मेरे बारे में चिंता है, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। अभी तक कुछ हुआ नहीं है, जैसे मैंने कहा अभी चुटकुले की शुरुआत है, अभी तो पूरा कॉमेडी शो बाकी है, देखिएगा आगे आगे क्या होता है। और वैसे भी जो होता है वो तो होगा ना,
अगर आप सच के लिए खड़े होंगे तो कुछ कीमत तो देनी पड़ेगी। प्रशांत भूषण ने तैयारी कर ली थी कि 6 महीना जेल में जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अगर आप सच के लिए खड़े होंगे तो तमाम तरह के झूठे आरोप लगेंगे। इमरजेंसी में क्या हुआ याद है आपको? इमरजेंसी में जॉर्ज फर्नांडिस, जो कि इमरजेंसी का इंदिरा गांधी का विरोध कर रहे थे, उन्होंने महान रेलवे स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की थी। उनके खिलाफ क्या मुकदमा चला था? बड़ौदा डायनामाइट केस, कि ये आदमी डायनामाइट को यूज करके उड़ाने वाला था। ये सब केस चलाए गए। बाकी सब लोग रिहा हो गए थे। जॉर्ज फर्नांडिस 1977 इलेक्शन के दौरान भी रिहा नहीं हुए थे, जेल के अंदर थे, जेल के अंदर रह के चुनाव जीता था। ये सब चीजें पहले भी हुआ है। जब जब ऐसी सरकारें जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं, वो हमेशा इस तरह का कोई ना कोई शगुफा लेके आती है। लेकिन जिन लोगों को लोकतंत्र की बचाना है, जिन्हें इस गणतंत्र को बचाना है, जिन्हें इस देश को बचाना है, उन्हें कुछ कीमत अदा करने के लिए तैयार रहना होगा। सच को बोलना होगा। सच बोलने के लिए जोखिम भी